Good morning, dear student. Dear student, today's time of our Hindi book. So we study our Hindi book. Dear student, अब तक हम हमारा सेकंड चैप्टर दादी माँ स्टडी कर रहे थे। हिंदी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने दादी जो लेखक थे शिव प्रसाद सिंह, इनकी जो दादी थी उनका डिस्क्रिप्शन हमने, उनकी व्याख्या हमने देखी थी कि किस प्रकार से इनकी दादी थी, कैसे उनका जो जीवन था, इस जीवन के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो लेखक है उन्होंने बताया कि मेरी दादी जो है मुझे इस प्रकार से पालती थी, ऐसे मेरी देखभाल करती थी कि अब मुझे उस प्रकार की जो बीमारी उस टाइम पे दादी के समय जब मैं कभी बीमार हो जाता था तो मुझे दादी के द्वारा इतनी अच्छी तरीके से प्यार दुलार किया जाता था कि वो बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाती थी। लेकिन आजकल अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो पहले वाली बात नहीं रहती थी। और बाद में बताया गया था दादी के बारे में कि दादी कैसी थी, दादी का स्वभाव कैसा था, दादी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो ये सारे जो प्रसंग थे वो किस में बताए थे? हमारे सेकंड चैप्टर दादी माँ में। आज इस चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों आज हमारे क्या होंगे, आज हमारा जो क्लास है इसमें हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। यानी हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी से मतलब है ये कहानी से लिए गए हैं, यानी कहानी के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर है। देखिए, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। अब लेखक की जो दादी माँ है, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था दादी माँ के बारे में, तो लेखक अपनी दादी के बारे में बता रहा होता है। लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा है कि दादी माँ की याद के साथ साथ, दादी माँ की तो बातें की गई थी लेकिन उसके साथ साथ बचपन की और कौन सी बातें थी जो लेखक को दादी माँ का जब नाम आता है तो स्वतः ही उन बातों को भी याद कर लेते हैं। देखिए, दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की तथा दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की याद आ जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लेखक ने क्या कहा है कि जब भी मुझे दादी माँ की याद आती थी तो दादी माँ से जुड़ी अनेक बातें, जैसे दादी माँ का खिलाना, दादी माँ के द्वारा सेवा किया जाना, दादी माँ का प्यार दुलार, तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो दादी माँ से जुड़ी हुई थी, उनकी भी याद आ जाती है। कवार के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशय में कूदकर नहाना, बीमार हो जाने पर दादी माँ द्वारा की गई चिंता और ममतामयी देखभाल। अब कौन सी बातें हैं जो बचपन की याद आ जाते? कवार, यानी कवार जो मैंने आपको बताया था, बारिश का मौसम, बारिश के मौसम में जब बरसात के जल से जलाशय भर जाते हैं, यानी कि तालाब वगैरह भर जाते हैं, तो उसके अंदर कूद कूद के नहाना, ये लेखक को याद आ गया। बीमार जब होता पानी में नहा के, तो बीमार होने के बाद में दादी के द्वारा जो लाड दुलार किया जाता, उनके द्वारा जो चिंता की जाती, वो स्वतः ही याद आ जाती। आगे, दादी माँ की सेवा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, धन्नो की बेटी के विवाह पर दादी माँ द्वारा उधार दिए गए पैसों को माफ़ करके अपनी ओर से सहायता देना, पिता के आर्थिक संकट से व्याकुल होने पर दादी माँ द्वारा अपना कंगन देकर चिंता मुक्त करना आदि अनेक यादें लेखक के मन में एक एक करके आती चली जाती हैं। अब उसके अलावा जैसे बारिश के मौसम में बरसात के पानी से तालाब वगैरह भर जाते हैं, उनमें कूद कूद के नहाने के बाद में ज़्यादा नहाने से बीमार हो जाने पर दादी माँ के द्वारा सेवा किया जाना, उनकी देखभाल किया जाना, दादी माँ का जो सेवा का व्यवहार है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। और जो धन्नो की बेटी की शादी में, यानी कि जो धन्नो थी अपनी बेटी की शादी के लिए दादी से पैसे उधार लिए थे, तो दादी ने क्या किया, उन पैसों को एक बार तो उसको डांट दिया कि तुम ब्याज सहित मुझे पैसे वापस करो, लेकिन बाद में दादी माँ ने उससे जो पैसे उधार दिए थे उनको भी माफ़ कर दिया, साथ ही अपनी तरफ से कुछ सहायता करी ताकि धन्नो अपनी बेटी की शादी कर सके। और उसके अलावा जब दादाजी के श्राद्ध पे जब पिताजी के द्वारा अधिक खर्चा किया गया, यानी उधार लेने के बाद में जो कर्जा उधार लेके किया गया था, उस कर्जे को दादी माँ ने अपना जो कंगन था जो दादाजी ने उनको बड़े प्रेम से दिया था, वो उनको देकर कहा कि इसे बेचो और सारा कर्जा और दादाजी के द्वारा कहा गया कि ये पैसे, इनसे कंगन को बेच के जो पैसे आए उनसे अपना कर्जा चुका सकते हो। तो ये अनेक प्रकार की यादें हैं जो लेखक को अपनी दादी माँ की याद आने के साथ ही ये यादें भी स्वतः ही याद आ जाती हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो देखिए, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की हालत जो है आर्थिक यानी पैसों से संबंधित हालत कैसे बिगड़ गई थी? देखिए उत्तर देखिए,
दादा की मृत्यु होने पर लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया था। इस कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब जब दादाजी की मृत्यु हुई थी तो दादी ने मना किया कि ज़्यादा कर्जा मत लो, ज़्यादा उधार मत लो, लेकिन फिर भी लेखक के पिताजी ने दादा की मृत्यु होने पर श्राद्ध जब किया था दादाजी का, तब खूब सारा कर्जा लेके उनका श्राद्ध किया था। कर्जा लेकर काफ़ी अधिक धन बर्बाद कर दिया था और इस कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आगे है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। अब देखिए, अब किस पे बेस प्रश्न आया। अब हमारा आया है दादी माँ के स्वभाव की कौन सी बात हमें सबसे अच्छी लगती है, और वो बात अगर हमें अच्छी लगती है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका मन किसी को दुखी देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामी की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी माँ को कोसने के बजाय उनके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि दादी धन्नो के घर उसको लड़की को विवाह के अवसर पर शुभकामनाएं देने गई थी। दादी ने धन्नो को कुछ रुपए ऋण के रूप में दिए थे। वायदे के अनुसार उसे ये रुपए 1 महीने में ब्याज सहित लौटाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। दादी माँ ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वह भी सूदखोर महाजनों की भांति कठोर और स्वार्थी है। लेकिन धन्नो की बेटी के विवाह के अवसर पर वह धन्नो के घर जा पहुंची और सारा कर्ज माफ कर दिया। यही नहीं, उससे अपनी ओर से 10 रुपये सहायता के रूप में भी दिए। इससे स्पष्ट है कि दादी माँ का हृदय दया और सहानुभूति से पूर्ण था। अब देखिए, इस चैप्टर में क्या कहा था, हमें इस प्रश्न में क्या पूछा था कि दादी का जो स्वभाव है उसका कौन सा पक्ष हमें सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। देखिए, इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि दादी के अंदर परोपकार का मतलब होता है दूसरों के ऊपर उपकार करना। इनकी भावनाएं कूट कूट के भरी थी, मतलब ये अच्छे से दूसरों के ऊपर उपकार कैसे किया जाता है बहुत अच्छे से जानती थी। दादी माँ का अगर किसी को दुखी देखती तो उसके दुख के लिए उनको भी उनके दुख से दुख होता है, यानी उनको दुख को देख के वो मोम की तरह पिघल जाती, वो तुरंत उस बात को मान लेती। ये कब पता चलता है, जब एक दिन रामी की चाची को दादी माँ फटकार रही थी। क्यों फटकार रही थी, क्यों डांट रही थी, क्योंकि रामी की चाची के द्वारा अपनी बेटी यानी धन्नो के विवाह के लिए दादी माँ से कुछ रुपए उधार लिए गए थे, जो कि वायदे के अनुसार 1 महीने में ब्याज के साथ में लौटाने थे। लेकिन रामी की चाची इन्हें नहीं कर पाई तो दादी माँ इसके लिए उनको फटकार रही थी। ये देख के लेखक ने क्या कहा, ऐसा लगता है कि कोई सूदखोर महाजन है जो कि उधार पैसे देते हैं, फिर अपना पैसा वापस वसूलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसा व्यवहार लेखक को लग रहा था कि शायद मेरी दादी माँ ऐसी है जो सूदखोरों की भांति है, अपना पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब दूसरे दिन धन्नो की माँ यानी रामी की चाची लेखक को रास्ते में मिली तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दादी माँ ने उनके कर्जों को माफ़ किया और साथ ही उनकी बेटी की शादी के लिए कुछ रुपए यानी 10 रुपये भी दिए, ताकि वो अपनी बेटी का विवाह और भी अच्छे से कर सके। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि दादी का जो स्वभाव वो कैसा है, सहानुभूति वाला, दूसरों के ऊपर परोपकार करने वाला। तो दादी का जो दिल है, हृदय है, वो दया से भरा हुआ था। तो ये बात जो थी ये हमें दादी के स्वभाव की सबसे अच्छी लगी। तो ये थे हमारे कहानी से। अब देखिए, कहानी से आगे के प्रश्न देखिए। पहला है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। अब देखिए, कवार का महीना जिसे मैंने बताया था, बारिश का महीना, आषाढ़ का, माघ का। तो ये महीने हिंदी महीने हैं, जो हिंदी हमारा पंचांग है उसके अनुसार ये महीने हमारे हिंदी पंचांग के। और इन महीनों के अंदर कैसा मौसम रहता है उस मौसम के बारे में बताना है। तो देख, कवार का महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। कवार का महीना जो है वर्षा का यानी 4 हमारे जो ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या होता है 4 महीने हमारे बारिश के होते हैं, 4 सर्दियों के, 4 गर्मियों के। तो उसमें जो कवार का महीना होता है उन 4 महीनों का सबसे अंतिम महीना होता है। इस महीने में वर्षा प्राय थम जाती है और मौसम में न गर्मी होती है न ठंड। अब कवार के महीने में अब लास्ट मंथ है किसका, बारिश का मंथ। 4 महीने आते हैं बारिश के, तो उसमें से जब चौथा महीना बारिश का होता है, लास्ट मंथ होता है, उसको कवार का महीना कहा जाता है। और इस महीने में क्या होता है, जो ज़्यादातर बारिश होनी होती है इससे पहले वाले महीनों में,
हो जाती है। तो इस महीने में खाली अंतिम महीना होता है जिसमें कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती। और मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। आषाढ़ के महीने में आषाढ़ के महीने में बरसात का मौसम रहता है, गर्मी कम हो जाती है, बादल घुमड़ घुमड़ कर छाने लगते हैं। अब आषाढ़ के महीने में क्या होता है, बारिश का तो मौसम रहता है और गर्मी कम हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बारिश में क्या होता है, बारिश जो अपने साथ ठंड लेके आती है तो गर्मी कम हो जाती है और बादल घुमड़ घुमड़ कर छाने लगते हैं, यानी खूब सारे बादल आसमान में छा जाते हैं। माघ के महीने में ठंड पड़ती है, पाला भी पड़ता है। अब माघ का महीना कौन सा होता है, सर्दियों का महीना। तो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और पाला होता है, बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जो रात को बर्फ़ भी पड़ती है, यानी बर्फ़ जो है, पानी जो होता है वो रात को खुले में पड़े रहने के बाद में बर्फ़ का रूप ले लेता है, उसे पाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक की इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ विशेष रूप से मिलती है। अब लेखक ने क्या कहा, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है, यानी हर मौसम में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। जैसे इंसानों में हर इंसान की अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक वैसे ही मौसम की भी अपनी भी अलग विशेषता होती है। तो हमें हर मौसम की अलग विशेषताएं बतानी है। देखिए, हर मौसम में अलग अलग तरह की चीज़ें मिला करती हैं। गर्मी के मौसम में खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि फल अधिक मिलते हैं। सत्तू और शरबत का प्रयोग होता है। पहनने में हल्के सूती कपड़े अच्छे लगते हैं। अब देखिए, पहला जो हमारा मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन 3 भागों में हमने सामान्यतः मौसम को बांटा है। तो जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें क्या होता है, हमें खाने में खरबूजा मिलता है, तरबूज मिलते हैं, ककड़ियाँ मिलती हैं, यानी कि ऐसा फल हमें मिलते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर से पानी काफ़ी ज़्यादा निकलता है पसीने के रूप में। तो इस प्रकार के फ्रूट हमें फल मिलते हैं जिनमें अधिक से अधिक पानी हो। और पीने में क्या होता है, सत्तू होता है, जो शरबत होते हैं। और कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मियों का मौसम है तो हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पसीने को सोख लेते हैं। बरसात के मौसम में आम, जामुन, अनार, फालसा आदि फल मिलते हैं। इस मौसम में कई त्यौहार आते हैं। रक्षाबंधन के समय सिवैयाँ, घेवर, फैनी आदि पकवान खूब खाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर पाग, पंजीरी आदि बनते हैं। और दूसरा मौसम था अपना किसका, बारिश का। बारिश के मौसम में कौन से फल आते हैं, बारिश के मौसम में आते हैं आपके आम के, जामुन, अनार, फालसा आदि फल मिलते हैं। और इस मौसम में, बारिश के मौसम में खूब सारे त्यौहार आते हैं। बहुत सारे त्यौहार जो है बारिश के मौसम में सामान्यतः आ जाते हैं। 4 महीने जो बारिश के होते हैं उनमें सामान्यतः खूब सारे त्यौहार आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है, रक्षाबंधन के समय सेवैयाँ मिलती है, घेवर फैनी मिलती है, खाने में मिलते हैं। और जन्माष्टमी पर क्या बनती है, पंजीरी बनती है। ये सब किसके हैं, ये बारिश के मौसम के फल, जो बारिश के मौसम में जो फल मिलते हैं, जो त्यौहार होते हैं उनमें बनाए जाने वाले पकवान होते हैं। जाड़े के मौसम में ठंड पड़ती है। इस मौसम में खान पान और ठाठ बाट से रहने का जोर रहता है। गरम पकोड़े, मंगोड़े, जलेबी, कचौड़ी, तिल के लड्डू आदि खूब बनते हैं। गर्म कपड़ों का प्रयोग होता है। जाड़ों के प्रारंभ में दिवाली का त्यौहार आता है। इस अवसर पर खीर, बताशे और मिठाइयाँ खूब मिलती है। अब जो हमारा अंतिम महीना है, अंतिम जो मौसम है वो कौन सा है, सर्दियों का। जाड़े का मतलब सर्दियों का मौसम। इस मौसम में ठंड पड़ती है। अब सर्दियों के मौसम में ठंड पड़ती है तो इसमें क्या होता है, ऐसे पकवान बनाए जाते हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं। खान पान और ठाठ बाट से रहने लगते हैं, यानी जो खाने का जो भोजन जो होता है वो हमारा, उसकी जो तामसिक प्रवृत्ति वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्म चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, जैसे गर्म पकोड़े हैं, मंगोड़े हैं, जलेबियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, तिल के लड्डू, ये सब खाते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। और साथ ही गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। और जाड़ों का जो स्टार्टिंग जब होती है तब किसका त्यौहार आता है, तब दिवाली का त्यौहार आता है। और इस त्यौहार पर खीर, बताशे और मिठाइयाँ खूब मिलती हैं। तो ये तो क्या थे आपके पाठ्य पुस्तक के वर्क। इसमें आपको प्रश्न करने थे। देखिए कौन से करने हैं आपको। इसमें आपको कहानी से प्रश्न 1, 2, 3 करने हैं, यह आपका होमवर्क है। फिर आपको करना है कहानी से आगे से 1, 2, ये 2 प्रश्न आपको कहानी से आगे से करने, यानी जो 5 क्वेश्चन है ये तो आपका होमवर्क है जो रिटर्न में आपको करना है। अब आगे देखिए अनुमान और कल्पना। ये भी अनुमान और कल्पना है, इसे हमें लिखना नहीं है, इसे हमें खाली पढ़ना है। देखिए पहला हमारा, इस कहानी में कई बार ऋण लेने के बाद आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है।
पढ़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करें इस विषय में लिखिए। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, रामी की चाची के द्वारा उधार लिया गया था। लेखक के पिताजी के द्वारा श्राद्ध में खर्चा करने हेतु उधार लिया गया। तो ये बहुत बार हमारे उधार लेने की, ऋण की बात कही गई है। तो गाँव में ये तो सामान्य बातें हैं। तो इन गाँव में जब लोग उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो ये कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, इस बारे में हमें लिखना है। तो देखिए, विवाह, मृत्यु, भोज, बीज, खाद, मुकदमा, बीमारी आदि के लिए ग्रामीण लोगों को ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण उन्हें गांव के ही महाजनों या बैंक से मिलता है। महाजन अधिक ब्याज पर ऋण देते और बड़ी कठोरता से वसूल करते हैं। बैंकों से ऋण आसानी से नहीं मिलता है। छोटे तथा निर्धन किसान ऋण चुकाते चुकाते संसार से विदा हो जाते हैं। अब देखिए, किन किन अवसरों पर ऋण लेना पड़ता है। जैसे शादियों में, मृत्यु भोज, यानी जब कोई मर जाता है तो उस मरने के पश्चात जो भोजन करवाया जाता है लोगों को, उस समय उस खर्चे से निकलने के लिए ऋण लिया जाता है। खेतों में बीज डालने के लिए लिया जाता है, खाद के लिए। जब कोई मुकदमा केस हो जाता है तब लिया जाता है। जब कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जब ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता। और ये कर्जा या तो बैंक से लेना पड़ेगा या फिर महाजन जो अमीर लोग होते हैं उनसे लेना पड़ता है। और बैंक से पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो इस वजह से बैंक की जो कार्रवाई है वो नहीं जानते। तो क्या करते हैं, वो जो महाजन होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, उनसे लेते हैं। और अमीर आदमी क्या करते हैं, जब कठोरता से अपने वसूलते हैं, जब उनको पैसे वापस लेने होते हैं तो कुछ भी करते हैं उनके साथ, यानी कि उनके घर का सामान बेच के भी अपना कर्जा। और कई बार तो ऐसा होता है जब किसान या फिर ग्रामीण लोग कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे को चुका ही नहीं पाते, यानी उनका कर्जा इतना ज़्यादा होता है कि उस कर्जे को चुकाते चुकाते उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा कर्जा और कर्जे का ब्याज हो जाता है। आगे है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। देखिए, घरों में जब कोई भी त्यौहार होता है, उत्सव होता है, शादियाँ होती हैं, तब छोटे बच्चे क्या करते हैं वो देखिए। घर की सफाई और साज सज्जा में हाथ बटाते हैं, पड़ोस या बाजार से आवश्यक वस्तुएं लाते हैं, छोटे भाई बहनों को बहलाते और खिलाते हैं ताकि उनकी माँ को और अन्य लोग घर का काम निपटा सकें। अब जब घर में कोई त्यौहार होता है, शादियाँ होती हैं, तब छोटे बच्चे क्या करते हैं, या तो छोटे मोटे कामों में सहायता करते हैं या फिर जो थोड़ा बहुत सामान लाना होता है बाजार से, पड़ोसी से, वो सामान लाया जाता है। और जो उनसे भी छोटे भाई बहन हैं उनको खिलाने का काम करते हैं, उनको रखने का काम करते हैं, ताकि जब वो उनको बिजी रखेंगे तो उनकी माँ कोई घर का अन्य काम कर सके। तो ये क्या था, ये अनुमान और कल्पना के आधार पे। बच्चों, ये आपको होमवर्क में नहीं करना है। फिर है भाषा की बात। देखिए, भाषा की बात में देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। अब देखिए, इनको ध्यान से देखना। इसमें हमें क्या करना है, देखिए, समानता का बोध कराने के लिए सास सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, जरा सी, अनमना सा, सन से, ये सी, सा, ये से कुछ शब्द हैं जो समानता के लिए बोध कराते हैं, यानी थोड़ी सी, यानी कठिनाई होती, थोड़ी सी कठिनाई होती, अनमना सा हो जाता हूँ, सन से। तो ऐसे शब्दों को हमें पाठ में से निकालना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, उत्तर, जैसा, समान, सदृश, तरह, रूप। वाक्य प्रयोग देखिए, जैसा क्या होता है, वह शाम के जैसा है, वह शाम के समान है, वह शाम के सदृश दिखता है, वह शाम की तरह रहता है, वह अपने भाई शाम की अनुरूप रहता है। तो इन सब का मतलब सेम है, लेकिन ये समानता दर्शाते हैं। अब इन्हीं में से अगर किसी का हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो देखिए किस प्रकार से होगा। वह शाम जैसा बुद्धिमान नहीं है। अब जैसा हो गया, वह शाम के समान होशियार नहीं है, वह शाम के सदृश नहीं दिखता है, वह शाम की तरह नहीं है, वह शाम के अनुरूप नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ देखिए किया गया है। अब जैसा का हो गया, वह शाम जैसा बुद्धिमान नहीं है। भीम के समान कोई योद्धा नहीं था, यानी भीम के जैसे कोई नहीं था। सदृश, उसके चरण कमल सदृश कोमल है, यानी उसके जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल है। तरह, मैं देवेश की तरह तेज दौड़ना चाहता हूँ, यानी देवेश दौड़ता है तो मैं उसी की तरह दौड़ना चाहता हूँ। अनुरूप, उसमें अपने नाम के अनुरूप ही गुण है, यानी कि जो जैसा है उसी के समान उसके गुण है। आगे है, कहानी में छू छू कर जबर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए, किसी वाक्य को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जिससे वहाँ जा जाकर थक गया, ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। देखिए वाक्य कैसे बनेंगे। उसने रो रो कर अपनी करुण कथा सुनाई, गर्मी से तप तप कर नदी का पानी भाप बन रहा है,
लड़के ने हट कर करके कीमती खिलौना ले लिया। पानी बरसते बरसते 3 दिन हो गए। 5 बजते बजते वह गांव पहुंच गया। ये जो थे हमारे छू छू कर या पूछ पूछ कर ऐसे वाक्य थे जिनका बार बार में प्रयोग हुआ है। और कुछ शब्द ऐसे जैसे रो रोक कर, कुछ में हम हट हट कर, अब कर जैन कुछ ऐसे शब्द जहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा जोर दे के बोलना पड़ता है, तो ऐसे शब्द हमने लिखे थे। अब आगे देखिए थर्ड प्रश्न लास्ट है हमारा। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। यानी जो कहानी है हमारी दादी माँ, ऐसे कुछ शब्द आए थे जो जहाँ के एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे हम राजस्थानी है तो मारवाड़ी बोलते हैं, तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे रीजन में, हमारे क्षेत्र में बोले जाते हैं। ठीक वैसे ही कहानी में भी कुछ ऐसे शब्द आए थे जो खाली उसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते थे। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चिवड़ा को चिड़वा, चूड़ा, पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर बताइए। अब देखिए यहाँ निक्सार क्या होता है, निकास यानी जो घर से बाहर पानी निकालते उसको निक्सार बोलते हैं। तो ऐसे 10 शब्द लिखने हैं जिनका अगर दूसरी भाषा में हम करते हैं तो उनका दूसरा मतलब सेम होता है, लेकिन जो लिखित होता है, लिपि होती है, वो दूसरी होती है। देखिए दियो, दियो दूसरी भाषा में, अब इसका दिया भी होता है, दीपक भी होता है। पवित्र, पवित्र को क्या बोलते हैं, पवित्र। कुलक्षण, कुलक्षण, विरक्ष, वृक्ष, भाड़ो, किराया, आँच, आग, अग्नि। लक्ष्मण, लखन, लक्ष्मण। लाला, लल्ला, लाल। मंत्र, मंत्र। शक्कर, खांड या शक्कर। तो ऐसे कुछ शब्द थे जो क्षेत्र विशेष में बोली जाने के अलावा इनका अलग क्षेत्र विशेष में दूसरा मतलब बनता है। तो ये तो आपका भाषा की बात का प्रश्न उत्तर, मुझे उम्मीद आपने ये समझ लिया होगा। आज आपको क्या करना है, आज आपको कहानी से प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और उसके अलावा कहानी से आगे से 1, 2 ये 5 प्रश्न आपको नोटबुक पे करने हैं। और आज इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर 2 दादी माँ कंप्लीट हो चुका। हमने इसका समस्त वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपने भी अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो यही आज आपका होमवर्क रहेगा। एंड अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।